नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग यूपीपीसीएल 28 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। उस पार्ट 3 में इसमें आपको डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर से रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों, अपना सारा वक्त लगा दो वक्त को अच्छा बनाने के लिए। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ईएमएफ इक्वेशन समीकरण। जो इक्वेशन है मतलब ईएमएफ समीकरण डीसी जनरेटर का क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है फाई एन जेड पी अपॉन ए वोल्ट, फाई एन जेड पी अपॉन 60 ए, जेड एन पी अपॉन 60 ए, फाई जेड एन पी अपॉन 60 वोल्ट। ठीक है। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। ये था डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन। अगर आपसे डीसी मोटर का ईएमएफ इक्वेशन पूछ लेगा तो यहाँ पर ई के पास सफिक्स में मतलब नीचे आपको बी लगाना पड़ेगा। ई के बाद बी लग जाएगा और पूरा समीकरण यही होगा, ई बी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। सॉरी, आपको दिखा नहीं नीचे। ई बी यहाँ पर बी लगाने के बाद फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन। साथियों, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, कॉपी पेन लेके बैठिए, वीडियो को देखते टाइम कॉपी पेन लेके बैठिए और बहुत सारे क्वेश्चन वर्बली हम करते जाएंगे तो हमको आपको नोट करके वहाँ लिख के नहीं देंगे, आपको इसी के संग तैयार होते जाएंगे। हमारे जितने बार हम बोलेंगे ना, जैसे आपने सुना होगा 2 सीरीज 2 की पावर n सीरीज होती है दिमाग में, मतलब एक है तो ये यहाँ से फिर 2 फैले, फिर ये 2 फैले, फिर इससे 2 फैले, फिर इससे 2 फैले। इस तरीके से हमारा माइंड सेटअप होता है। जितने बार हम चीज़ों को बोलते जाते हैं उतना ही वो हमारे माइंड में स्टोर होना हमारी लर्निंग पावर को बढ़ाता जाता है। ठीक है। मैंने नॉन टेक ग्रेजुएशन भी किया है ना, तो कुछ कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में पता है। तो आप क्या करिए कि मतलब एक कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पेन में साथ साथ लिखते भी जाइए। तो जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन E इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। अगर मोटर की पूछेगा तो ई बी, यहाँ पर छोटा सा बी बना लेंगे, रुकिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अगर जनरेटर की मोटर की पूछेगा, डीसी मोटर की, तो हो जाएगी ई बी। ठीक है, ई बी इक्वल टू फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए वोल्ट। अगर ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन आपसे पूछता है तो क्या होगा, 4.44 फाइव एफ एन, ठीक है, फाइव एफ एन वोल्ट। अगर आपसे अल्टरनेटर की पूछता है तो साथियों क्या होगा, 2.22, ठीक है, फाइव एफ एन पी। मैंने ये लिख के भी बताया है वोल्ट्स। आपको जो मैं बोलूँ, वीडियो आप देखो, वीडियो को पॉज करके मेरी आवाज़ को बार बार सुनो और उसके बाद उसको नोट करो अपने कॉपी पे। ठीक साथियों, फटाफट लाइक भी करते जाइए, जितने लोग जुड़ गए हैं लाइक करते जाइए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो को आने वाले टाइम में हम आपको चैप्टर वाइज आफ्टर यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और चैप्टर को हम आपको सबसे पहले हम आपको एक सिलेबस बना के बताएंगे कि हम ये 2 साल का कोर्स को कितने महीने में ख़त्म कर देंगे। तो हम इसके बाकायदे आपको नोट्स देते जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एक दो साथी टेलीग्राम से कैसे जुड़े ये नहीं जानते हैं, तो भैया आप क्या करो, प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फिर उसमें वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करो और उसके बाद फिर आप वहाँ पर सर्च करना वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस और उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे कॉल करो, कॉल में आप हमसे पूछ सकते हो या मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, पूछ के मुझसे कर सकते हो। और किसी पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए, आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि मैम है तो मैं रात में क्यों कॉल करूं, दिन में क्यों कॉल करूं, उस टाइम ऑफिस टाइम होगा तो कॉल क्यों करूं। कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करो। गांव वगैरह में नेटवर्क नहीं होते, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है,
कोई भी फॉर्म आपको लगता है कि फिल करना है, ये हम नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि फ़ीस की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप मुझसे बताओ, मैं जितना हो सकेगा मैं देखूँगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं, हम उन सबकी हेल्प से भी आप लोग की हेल्प करेंगे। बहुत जीरो लेवल से उठी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जीरो लेवल से। मैं वो सब चीज़ें बहुत फील करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ करिए। और हमारी ये जो मेहनत है, अभी रात को 2:30 बज रहे हैं, मैं अभी आपके संग लगी हुई हूँ, तो ये सारी मेहनत हमारी सार्थक हो। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कम्यूटेटर से जाने वाली कुंडली में स्वप्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? स्वप्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टिव वोल्टेज कहा जाता है। रिएक्टिव वोल्टेज मतलब प्रतिघाती वोल्टेज। ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। कम्यूटेटर से जाने वाली कॉइल में प्रेरित जो इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड जो प्रेरित होता है, जनरेट होता है, इस ईएमएफ को हम कहते हैं रिएक्टिव वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक मशीन की कोर के लिए लैमिनेटेड पत्तियों का अगर प्रयोग क्यों किया जाता है? मतलब कि एक मशीन के कोर के लिए लैमिनेटेड निर्माण का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एडी करंट लॉस, ऑप्शन बी फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी कॉपर लॉस, ऑप्शन डी हिस्टेरेसिस लॉस। तो साथियों, आर्मेचर में जो पत्तियां होती हैं उसको हम लैमिनेटेड करके बनाते हैं, और उसको हम लैमिनेटेड इसलिए करते हैं क्योंकि एडी करंट लॉस हमारा कम रहे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, एडी करंट लॉस वाला। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है। ओके साथियों, आगे बढ़े। साथियों एक चीज़ याद रखिएगा, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम संडे को अभी तक यूपीपीसीएल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कंप्यूटर जिसमें पूछा गया है, वो 2015 से लेकर मैं अभी तक के सारे यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उसका कलेक्शन कर रहे हैं, और वो कलेक्शन लगभग 240 के आसपास के क्वेश्चन का जा रहा है। बहुत क्वेश्चन उसमें डबलिंग है, तो मैं आपको उसकी एक मैराथन संडे को दूंगी, 2-2.5 घंटे के आसपास की वो क्लास होगी, वीडियो होगा मेरा, और आप लोग उस पर लाइव चैट पे रहिएगा सारे लोग, और जो भी उसका पीडीएफ बनेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले आप लोग उसको देख के जाइएगा, उतना पूरा रट के कंप्यूटर जाइएगा। जिसका कंप्यूटर कमज़ोर है, जो ये घबरा रहे हैं 20 नंबर से, तो उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। यहाँ तक कि मेरा दावा रहेगा कि वो 20 नंबर तो ले ही आएंगे, और हमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है कंप्यूटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा? ऑप्शन ए है फ्लक्स काटने में परिवर्तन की दर न्यूनतम होगी, ऑप्शन बी फ्लक्स काटने में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, ऑप्शन सी कंडक्टर में फ्लक्स कम कटेगा, ऑप्शन डी कंडक्टर में फ्लक्स अधिकतम कटेगा। ठीक है साथियों, ये पूछ रहा है, मैंने मतलब आपको बताया है, डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब मैं आपको आज बताऊंगी, बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि ये होता क्या है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। ठीक है, ये देखिए, सबको दिख रहा है ना? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत होता है, जब किसी चालक को, ये कोई चालक है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये नॉर्थ और साउथ, ये जो लिखा हुआ है, ये 2 मैग्नेट बने, ये एक मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है, मतलब ये चुंबक है, और ये यहाँ पर रखा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है ना, यहाँ पे फ्लक्स चलने लगा। ये मैंने लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख दिया कंडक्टर, मतलब कोई 2 तार डाल दिया ऐसे, और ये कंडक्टर, ये फ्लक्स बना है तो फ्लक्स लिख दिया ये, और ये ईएमएफ। अब देखिए कैसे लिख, इसकी भाषा शैली क्या है। आप यहाँ पर क्या करते हो, जनरेटर में कोई हत्था लगाते हो, हत्था लगा के उसको उस तरीके से घुमाते हो, घुमाने के बाद क्या करते हो, जैसे उसको मूवमेंट स्टार्ट करा आपने, उसके बाद तुरंत ही उधर हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल जाती है।
मतलब कि जनरेटर क्या है, अगर हम इसमें अपनी मैकेनिकल पावर को देते हैं तो वो हमें अपनी इलेक्ट्रिकल पावर देता है ना, यही तो है ना। तो इसको देखते हैं, इसमें यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए या इस प्रकार गतिमान किया जाए, गतिमान मतलब इस प्रकार घुमाया जाए, गतिमान किया जाए तो उसकी गतिमान किया जाए कि उसकी गति चुंबकीय बलरेखाओं का छेदन करती है। यदि किसी चालक की को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और इस प्रकार गतिमान किया जाए कि वह चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का छेदन करे मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको काटता जाए, छेदन करे, तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या होता है, अगर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है तो उसमें क्या होता है, ये ईएमएफ पैदा हो जाता है। बात समझ में आई। जनरेटर मतलब फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए या इस प्रकार गतिमान किया जाए, चलाया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है, वो ईएमएफ को जनरेट करने लगता है। अब देखिए, ये मैंने भाषा शैली लिख भी दी है पूरी। अगर कोई आपसे कहता है इसको आप एक्सप्लेन करो तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, मैंने डायग्राम के साथ आपको समझा भी दिया है। और देखिए नीचे, यह ईएमएफ तब तक पैदा होता है जब तक कि चालक फ्लक्स को काटता है। मतलब इसमें ये जो ईएमएफ है वो तब तक पैदा होगा जब तक कि चालक फ्लक्स को काटेगा। अगर इसको हम रोक देंगे तो ये फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। अगर हम इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो धीरे धीरे होगा। अगर हम इसको तेज से घुमाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें फ्लक्स जोर से काटेगा और हमको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। अगर हम धीमे घुमाएंगे तो हमें वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर में अधिकतम ईएमएफ कब उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स के काटने में परिवर्तन की दर अधिकतम होगी। अगर अधिकतम होगी तो हमको अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। आया भैया समझ में? आगे बढ़े। नहीं आता तो मुझे मैसेज करो, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। वैसे मैं नया नंबर लूँगी तो मैं यहाँ पे टाइप कर मतलब आपको बताती भी जाऊँगी। देखिए, अगर ऊपर वाले की मुझ पे कृपा बरसी तो मैं नया सेटअप बनाऊँगी, तो हम आप लोग को देख देख के पढ़ाया करेंगे मतलब कि लाइव पढ़ाया करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड पर किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 0 होगी। ऑप्शन ए है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो नो लोड पर किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 0 होती है। साथियों याद रखना, डीसी जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 0 होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है, डीसी जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कारण जिसके द्वारा शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। वह कारण जिसके द्वारा शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज। ठीक है, तो इसका आंसर है आर्मेचर रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इसका आंसर है आर्मेचर। साथियों आप ना ये जितनी भी डेफिनेशन है ऐसे आर्मेचर रिएक्शन ये भी आप लोग पढ़ लो। वैसे अभी इस क्वेश्चनों में पूछा नहीं गया है, ये मेट्रो में दिल्ली मेट्रो में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आर्मेचर रिएक्शन से पूछे जाते हैं। जब हम लोग उसके पेपर सॉल्व करेंगे तब ये नंबर आते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी मैं जो बोल रही हूँ आप उसको एक छोटा सा एक जगह पे कॉपी में नोट कर लिया करो। वही जो कॉपी में लिखते जा रहे हो वही छोटा सा एक रफ कॉपी बनाओ, उस पर नोट करते जाओ और नोट करने के बाद उसको उठा के बाद में देखो। तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन के भी क्वेश्चन देख लेना, हो सकता है हम लोग आगे पेपर करेंगे इसमें ये मिल भी जाए। तो ऑप्शन सी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है। शंट जनरेटर। ठीक है, ऑटोमोबाइल बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, शंट जनरेटर यूज़ करते हैं। इसको और कहाँ यूज़ करते हैं, इसको लिफ्ट में भी यूज़ करते हैं। सॉरी मोटर होती है वो लिफ्ट में यूज़ करने के लिए, लेकिन शंट जनरेटर को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर की दिशा में अधिकतम एफिशिएंसी किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? पहला ऑप्शन है अस्थायी हानियां बराबर 1/, स्थायी हानियां। दूसरा है अस्थायी हानियां बराबर स्थायी हानियां। अस्थायी हानियां बराबर 2 गुणे स्थायी हानियां। अस्थानियां बराबर 1/2 स्थायी हानियां। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अब हम आपको बताते हैं साथियों, डीसी जनरेटर की अधिकतम एफिशिएंसी की अवस्था तब होती है जब परमानेंट लॉसेस और अनपरमानेंट लॉसेस। तो साथियों इसमें क्या होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी हानियां और स्थायी हानियां। जब ये दोनों हानियां बराबर होती हैं तभी हमें सबसे ज़्यादा डीसी जनरेटर में सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको मिलती है। ठीक है, अगर यही बात आपको ट्रांसफार्मर में पूछी जाएगी तब ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। लेकिन ट्रांसफार्मर में भी सबसे ज़्यादा हमको एफिशिएंसी मतलब दक्षता तभी मिलती है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर में कब होता है लॉस में एफिशिएंसी, जब इसमें ज़्यादा होता है, मतलब कॉपर लॉस आयरन लॉस ज़्यादा होते हैं। जनरेटर में कब होती है, जब अस्थायी हानियाँ और स्थायी हानियाँ बराबर होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए? साथियों जनरेटर की इफिशियंसी 90 से 95% होनी चाहिए। अगर यही आपसे पूछ ले ट्रांसफार्मर की, तब ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, तब आप क्या बताओगे, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 98% होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी की इफिशियंसी, तो बैटरी की एफिशिएंसी जो होती है ये 72% से 80% के बीच होती है, ये होती है वाट आवर में। अगर आपसे पूछे 90 से 95% की एफिशिएंसी जो होती है बैटरी की, साथियों ये एफिशिएंसी होती है, ये होती है एम्पियर आवर में। ठीक है, जनरेटर की एफिशिएंसी होती है 90 से 95%, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है 98%, बैटरी की एफिशिएंसी होती है 72 से 80% वाट आवर में, और एम्पियर आवर में होती है 90 से 95%। ठीक है, ध्यान रखते चलिएगा साथियों। यहाँ तक अभी शायद 1-2 क्वेश्चन आपके और आ जाएंगे। अब देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी करंट प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो कौन सी वाइंडिंग की जाती है? लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग की जाती है। और हम आपको एक बात बता दें, डीसी साथियों आगे डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डीसी जनरेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। डीसी जनरेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है। ओके, लैप वाइंडिंग जो होती है साथियों ये पैरेलल में होती है। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, पहले एक बार समझा चुकी हूँ किसी और वीडियो में। ये देखिए लैप में इस तरीके से चलता है। ठीक है, लैप वाइंडिंग इस तरीके से चलती है, और वेव वाइंडिंग ये जो होती है ये इस तरीके से, ये वेव मतलब तरंग के रूप में चलती है। यहाँ पर एक तार खत्म हो गया, फिर यहाँ पे जोड़ा और फिर ऐसे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे जोड़ा, फिर ऐसे बढ़ा दिया है। ठीक है, और लैप में क्या होता है, इसीलिए ये जो वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग ये कैसी होती है? पैरेलल होती है। वेव वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज होती है। समझ में आ रहा है? वेव वाइंडिंग जो होती है वो सीरीज में होती है, वेव में होती हैं, और ये वाली लैप वाइंडिंग पे। अब देखिए इसमें क्या होता है, वेव बाइंडिंग में जो पाथ होता है, जो रास्ते होते हैं वो केवल 2 होते हैं। एक सिरा आपको ये मिल गया, एक सिरा जो ये खत्म होगा यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा a बराबर 2 होता है। ठीक, वेव बाइंडिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, a बराबर p होता है। क्यों होता है a बराबर p? क्योंकि इसमें जितने भी पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। क्योंकि एक तार डाला, फिर एक तार डाला, फिर एक तार डाला, फिर एक तार डाला, फिर एक तार डाला, इस तरीके से तारों को डालते गए और वाइंडिंग करते गए। वाइंडिंग हमने इस पर करी तो यहाँ पर कितने रास्ते बन गए। अब कितने भी पाथ होंगे जितने पोल होंगे इसमें, मान लो 4 पोल की जनरेटर है तो 4 बार डालेंगे तो a बराबर 4 हो गया। 6 पोल का जनरेटर है तो 6 हो जाएगा। 8 पोल का जनरेटर है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर p होगा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने?
डीसी जनरेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग हमारी पैरेलल होती है और वेव वाइंडिंग हमारी सीरीज में होती है। लैप में A बराबर P होता है और वेव में A बराबर 2 होता है। ये वाइंडिंग लैप वाइंडिंग जो होती है, जब हमें लो वोल्टेज हाई करंट चाहिए होती है तब हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। समझ में आया साथियों? जब भी हमें लो वोल्टेज हाई करंट, लो, इसको याद करने का तरीका लैप लो, ठीक है, लो वोल्टेज, ठीक है, LV। अगर लैप बाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट। वेव बाइंडिंग में क्या होता है, जब हमें हाई वोल्टेज लो करंट की जरूरत होती है तब हम वेव बाइंडिंग करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अधिक करंट प्राप्त करने के लिए डीसी जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो लैप वाइंडिंग की जाती है। अधिक करंट, तो अधिक करंट किस में है, हाई करंट किस में, लैप में है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में हानि होती है? कौन सी सबसे अधिक मात्रा में हानि होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस जो होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। डीसी जनरेटर में होने वाले लॉसेज जो हैं उसमें कॉपर लॉस सबसे अधिक लॉस, उसमें फ्रिक्शन लॉस भी होता है, घर्षण लॉस। हम एक लॉसेज इसके बता देंगे, डिस्क्राइब करें कौन कौन से लॉसेज होते हैं। अब देखिए डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है? तो डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। साथियों आप लोगों ने छोटा सा एक जनरेटर देखा होगा जो हमेशा दुकानों के बाहर रखा रहता है। छोटी दुकानों के बाहर जो रखा रहता है उसको हम डायनमो भी बोलते हैं। वो जो डायनमो होते हैं, छोटे जनरेटर जो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कास्ट आयरन। और बड़े वाले जो जनरेटर होते हैं जो आप शादी ब्याह में जाते हो वहाँ पर यूज होते हैं, वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन देखकर आप लोग टिक करना। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें बता दी आपको कि डीसी जनरेटर की बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन जो था वो कास्ट स्टील था, कास्ट आयरन मैंने खुद से बताया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर में ब्रश किसके बने होते हैं? साथियों कम्यूटेटर में ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन के ब्रश बने होते हैं। ग्रेफाइट भी ऑप्शन में आता है और ग्रेफाइट के भी ब्रशेज होते हैं, लेकिन आप कार्बन ही लगाना। इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने इसको डिस्क्रिप्शन नहीं किया कि क्यों ऐसा करते हैं। साथियों फटाफट लाइक कर दो और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, वीडियो को बीच में छोड़ा मत कीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए। क्योंकि एक बार आप लोग लैंग्वेज सुन लेंगे उसके बाद आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं और याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी कुछ बोल के और कई बार मैं उसको रिपीट करती हूँ तो आपको समझ में आने लगता है ना। और आप लोग नॉन टेक वालों को भी, हमारे जितने भी हैं वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नॉन टेक्निकल में जीएस भी मिलेगी, आपको उसमें भी करंट भी मिलेगा। और संडे के लिए सारे लोग बिल्कुल, कहाँ मैं टाइम आपको पहले बता दूंगी, सैटरडे के टाइम पे। संडे को आप लोग मतलब कि नोटबुक और पेन लेके टाइम से बैठिएगा क्योंकि हम लोग संडे को पूरा कंप्यूटर करेंगे। ओके साथियों, कंप्यूटर की क्लास हमारी लंबी होगी, 1.5-2 घंटे की हो सकती है, इसलिए कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा वरना मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन में संचार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसको तो आप सीधे इसकी लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन में था तो इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, इसमें मुझे कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन की सीरीज मशीन में फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? ऑप्शन ए है मोटे तार अधिक फेरों की, मोटे तार कुछ फेरों की, पतले तार अधिक फेरों की, पतले तार कुछ टर्न की, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी डीसी मशीनों में 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है। कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है डीसी मशीन में? 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है। अभी आप सोचेंगे मैम तो पहले जनरेटर में लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग बता रही थी। जनरेटर में लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग होती है और डीसी मशीनों में जो होती है वो 3 तरीके की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी होती है? जिससे सीरीज और शंट और कंपाउंड बनते हैं, इस टाइप वाली, ठीक है।
तो इसमें 3 वाइंडिंग कौन कौन सी होती है? एक होती है सीरीज वाइंडिंग, जो इसमें पूछा गया है, इसी को हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और शंट फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग। डीसी मशीनों में 3 प्रकार की वाइंडिंग जो होती हैं, कौन कौन सी वो वाइंडिंग होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग। साथियों, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है, ये मोटे तार कम टर्नों की बनी होती है, मोटे तार कम टर्नों की होती है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसमें टार्क अधिक होता है। इनको हम D1 व D2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो डीसी सीरीज मशीन में सीरीज वाइंडिंग होती है मोटे तार कम टर्नों की। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, उसमें ये ए बना होता है और ये जो इस तरीके से ये बना हुआ है, ये है ब्रशेस, इसी को हम बताते हैं कार्बन के ब्रश होते हैं, ठीक, कार्बन के ब्रशेस होते हैं। और इसको जो टर्मिनल इसके होते हैं वो A1 और A2 होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग, ये पतले तार कम अधिक टर्नों की होती है, इसमें इसको बोलते हैं हम E1 E2 से। बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल जगह पे जाओगे, एक मशीन रखी होगी और आपसे वहाँ पूछा जाएगा बताओ ये कौन सी मोटर है, तो आप वहाँ पे उसको टर्मिनल से भी पहचान सकते हो। एक तो डीसी पहचानोगे तो डीसी में टर्मिनल होते हैं रेड और ब्लैक होता है, तुरंत जान जाओगे ये डीसी है। और अगर 3 फेज होगा तो वहाँ पे क्या होगा? रेड येलो ब्लू, तो जान जाओगे ये RYB है, तो यहाँ पर मतलब AC मोटर है और 3 फेज मोटर है ना। अगर वहाँ पे फेज न्यूट्रल है, केवल रेड और ब्लैक है, तो जान जाओगे सिंगल फेज मोटर है। बाकी उसके हम पॉइंट्स और भी बताएंगे। और यहाँ पे डीसी सीरीज में क्या होगा कि ऐसी मोटर में D1 D2 लिखा है तो आप जान जाओगे सीरीज मोटर है। अगर E1 E2 लिखा होगा वहाँ पर और A1 A2 होगा तो आप जान जाओगे कि शंट फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के लिए। तो इतना समझ में आया। अब देखिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था एक डीसी मशीन की सीरीज मशीन में फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है। सीरीज वाइंडिंग कैसी होती है? मोटे तार कम टर्नों की। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा मोटे तार कम टर्नों का, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी सही। समझ में आया। डीसी मशीन में 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न, आर्मेचर वाइंडिंग ए बना दिया A1 A2, शंट वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। साथियों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। बिल्कुल कमर कस के लग जाओ। मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, कई बार बताती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आप लोग को मोटिवेट करती रहूँ। मतलब मेरे वीडियो लेट होते हैं तो कोई आप लोग निराश ना हो। आप लोग जितना मटेरियल आपके पास पहुँचा है आप लोग उसको रेडी करते रहो। साथियों, मैं आपको ये बताना, मैं 7 नौकरियों की सैलरी अपने अकाउंट में मैंने ली है, ठीक है। और ये मतलब आपको मैं बता दूं, बाकी और ज्वाइनिंग 3-4 ज्वाइनिंग मैंने की नहीं, जैसे कोल इंडिया वगैरह में इनकी ज्वाइनिंग मैंने की नहीं। बहुत दूर की वजह से मुझे कानपुर चाहिए था, अपना घर चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पर फिर वापस आने की वजह से मैं दोबारा यहाँ पर लौट के बस आना चाहती थी यहाँ से। तो मैं अब 2018 में कानपुर वापस आ पाई हूँ। तो साथियों, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस लोग हैं, मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं आपको पूरी बुक पढ़ा रही हूँ फिर उसमें से आपको करवा रही हूँ। मैं उतना ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में। आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, हम आपको टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए हमारा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आप उसको तैयार कर लीजिए। मैं मॉर्निंग में ऑफलाइन बैच भी 8 से 10 चलाती हूँ। आप लोग वहाँ पर भी, जो भी कानपुर के हैं वहाँ पर भी आना चाहे तो आ सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से लगो। बहुत जल्दी रिजल्ट, इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, रिजल्ट ज्वाइनिंग बहुत जल्दी कराता है UPPCL। देखिए डीसी मोटर में स्टार्टर की क्या आवश्यकता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है हाई करंट से बचाने के लिए, मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, मोटर चालू करने के लिए, फ्यूज को उड़ने से रोकने के लिए। साथियों,
स्पीड बढ़ाने के लिए तो हो नहीं सकता था, तो मैंने कट कर दिया। फ्यूज को उड़ने से रोकने के लिए हो नहीं सकता। हाँ, मोटर चालू करने के लिए तो लगाते हैं, स्टार्ट करने के लिए तो होता है, क्योंकि अगर हम मोटर को डायरेक्ट चालू करेंगे तो क्या होगा कि करंट बढ़ जाएगी, और जैसे ही करंट बढ़ेगी तो आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वो जल जाएगा। इस समय मतलब ज़्यादा जल सकता है, और इस टाइम पे जो बैक ईएमएफ होती है वो जीरो होती है, तो मोटर हमारी जलने की संभावना, उसकी वाइंडिंग जलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा मोटर चालू करने के लिए ये तो सही है, लेकिन क्यों लगा रहे हैं, आवश्यकता एकदम से क्यों पड़ती है? चालू करने के लिए तो पड़ती है, लेकिन चालू करने के लिए क्यों पड़ती है? क्योंकि करंट बहुत अधिक मात्रा में पहुंच जाएगी, इसलिए। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना साथियों? और मैंने नीचे ये वाली लैंग्वेज लिख भी रखी है कि स्टार्ट करने का कार्य है, इसका स्टार्टर का कार्य है स्टार्ट करना। डायरेक्ट चालू करने से करंट बढ़ जाती है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो जल सकता है, इसलिए उस टाइम पे बैक ईएमएफ जीरो होती है, इसलिए हम इसको करंट से बचाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब ये बताइए डीसी मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर यूज होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से स्टार्टर होते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। मैं यहीं पे लिखे दे रही हूँ, यहाँ पे पूछा नहीं गया। डीसी मोटरों में जो स्टार्टर यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो डीसी सीरीज मोटर में होता है, सीरीज मोटर में। 3 पॉइंट जो होता है, सॉरी, संट और कंपाउंड दोनों में हो जाता है, और जो 4 पॉइंट होता है वो कंपाउंड में ही होता है। ठीक, ये आप बुक पढ़ोगे तो किसी किसी बुक में थोड़ा सा दोनों में कंपाउंड दे दें या संट कंपाउंड इसमें ऑब्लिक करके दे दें, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से जितने भी क्वेश्चन हुए उनमें इस तरीके से दिया गया है, तो मैंने आपको इस पर बता दिया। कई सारी बुकें हम तो पढ़ते थे, इसलिए बड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता था, लेकिन एग्जाम दे दे के फिर हमने सब कुछ अपना एकजुट बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को किस प्रकार बदले जा सकते हैं? डीसी मोटर की जो रोटेशन दिशा है, अगर वो क्लॉकवाइज में चल रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मोटर की दिशा क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने डायरेक्ट लिखा है आर्मेचर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग में से किसी एक के कनेक्शन को आपस में बदले जा सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जैसे ये A1 A2 है तो इसको A2 को इधर कर दो और A1 को इधर कर दो, या तो इसकी फील्ड वाइंडिंग है D1 D2 को इधर कर दो और D1 को इधर कर दो। किसी वाइंडिंग के हम कनेक्शन को उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? याद रखिएगा, OR बीच में लिख दिया किसी एक को, ये नहीं D2 को D1 में कर दिया फिर A2 को A1 में, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। और ये जयपुर मेट्रो रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें पहला क्वेश्चन यही था। जब हम लोग DMRC की वैकेंसी आने वाली है, हमारे उसमें मित्र हैं 2-3, तो वो बता रहे थे पिछले 2 सालों से उसमें वैकेंसी नहीं आई कोरोना काल के टाइम पे, तो अब उसकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है इस टाइम पे, तो उसकी वैकेंसी आएगी। हम फिर DMRC के सारे पेपर करेंगे, LMRC के करेंगे, कानपुर मेट्रो रेलवे के करेंगे, ठीक है, नोएडा मेट्रो के करेंगे, तो उसमें हम आपको ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार आया है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी शंट मोटर स्पीड कंट्रोल की फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा हम कैसी गति प्राप्त कर सकते हैं? डीसी शंट मोटर स्पीड कंट्रोल की फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा हम कैसी गति प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल समान गति से ऊपर, ऑप्शन बी अविरत गति से ऊपर, ऑप्शन सी समान गति से ऊपर के साथ साथ नीचे, केवल समान गति से नीचे। किसमें कंट्रोल किसमें करना है साथियों? फ्लक्स को कंट्रोल करना है। अगर हमने फ्लक्स को कंट्रोल कर लिया, सॉरी फ्लक्स को हमने इसमें नीचे कर दिया, कम कर दिया, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है एन प्रोपोर्शनल EB/φ। EB मतलब यहाँ मोटर के क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए, ठीक है। EB बैक EMF जो होती है और फाई, फ्लक्स कम होगा स्पीड बढ़ जाएगी,
ठीक, तो केवल इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल समान गति से ऊपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग हाई टार्क वाली जगह पे किया जाता है। जहाँ पे भी हाई टार्क की ज़रूरत होती है वहाँ पर पे हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसे रेलवे इंजन, जितनी भी बुस मालगाड़ी होती है ना, बुस गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हम रेलवे इंजन में डीसी सीरीज मोटर होती है, क्रेन में होती है, जेसीबी में डीसी सीरीज मोटर होती हैं। ठीक है, साथियों जितने भी नॉन मतलब कि टेक्निकल में अदर ट्रेड वाले लोग हैं, जैसे फिटर के, मशीनिस्ट, टर्नर और वेल्डर, इन सबको भी आप आपके संग जुड़े होंगे। जो गवर्नमेंट आईटीआई में लड़के होते हैं उनके संग सारे ट्रेड वाले लड़के होते हैं, मोटर मैकेनिक, उन लोगों को भी हमारा वीडियो शेयर करिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में मिक्स टेक्नीशियन का आता है, तो उसमें हम लोग सारे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिशियन, उनका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी उनकी यहाँ से पूरी होती जाएगी जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पूरा हो जाएगा और उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी हम फिटर हीटर के भी क्वेश्चन कुछ कुछ रखेंगे। अभी एक ट्यूबवेल का पेपर हुआ था, ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला, अभी जल्दी न हुआ था, उसमें फिटर और अदर ट्रेड को भी बोला गया भरने को, और इलेक्ट्रिशियन का ही टोटल पूछा गया था। मेरे बहुत सारे साथ के लोग हैं, हमारे संग टीचर थे, आईटीआई में भी मैंने पढ़ाया है, तो उसमें भी कुछ हमारे साथी थे, तो वो भी उन्होंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के फिर मुझसे पढ़ा, मुझसे नोट्स लिए, फिर मेरे संग मुझसे पढ़ाई करने आए मेरे पास। इसलिए आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन कोर ब्रांच है तो आप जानते ही हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रतिपोल कम होता है तब फ्लक्स, वही बात आ गई, जब प्रतिपोल कम होता है, प्रतिपोल कम होता है तब फ्लक्स, फ्लक्स जब कम होता है तब स्पीड बढ़ेगी। ठीक, फ्लक्स इसमें कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई। ये क्वेश्चन दोबारा देखो कैसे घुमा के दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड हाई होती है। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कब हाई होती है? मतलब कि तो नो लोड पर, नो लोड पर हाई होती है, बिना लोड के इसको नहीं चला सकते। आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल मोटर को भी हम लोग बिना लोड पे नहीं चला सकते। यूनिवर्सल मोटर सिंगल फेज मोटर है, और यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो मिक्सी में यूज होती है। मिक्सी में अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे, उसको ऐसे चला देंगे तो उसका ग्राइंडर बहुत तेज घूम जाएगा, कभी कभी ब्लेड उखड़ने का भी डर रहता है कि अंदर ब्लेड को टूट जाए, है ना। तो इसलिए और डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, ये नो लोड पे, आप बिना लोड के इसको अगर चलाओगे तो ये आपका जो फाउंडेशन जिस जमीन पे लगी है वो जमीन को भी मतलब उसके नट बोल्ट से कसी तो उसको पूरा उखाड़ने का इसमें वो रहता है, इतना ज़्यादा उसका हाई टार्क रहता है। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है साथियों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर, ये डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन है। इसको मुझे वैसे हर चैप्टर का क्लासिफिकेशन देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा बहुत सारे लोग अभी हैं जिन्होंने कोरोना काल में आईटीआई किया है तो वो पढ़ नहीं पाए हैं, तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि मैम सीरीज बता रही है, फिर संट बता रही है, फिर क्या बोलने लगती हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो पहले उनको ये भी बताना जरूरी था कि बेसिक में मतलब कि कितने प्रकार की मोटर है, डीसी मोटर हैं तो वो कितने प्रकार की है। ट्रांसफार्मर कल मैंने बताया, तो मुझे ये भी बाद में बता देना चाहिए था कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं, बैटरी कितने प्रकार की होती है। अब मैं अपने लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इसका दे दूंगी, तो बेसिक भी लोगों को पता चलता जाए कि अगर वो जा भी रहे एग्ज़ाम देने तो उनको भाषा शैली पता रहे कि अब वो एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं तो कम से कम उस लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज से वो वाकिफ़ तो रहें। ठीक है, तो देखिए डीसी मोटर साथियों होती है वो 3 प्रकार की होती है, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। फिर कंपाउंड 2 भागों में बढ़ जाती है, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। फिर डिफरेंशियल कंपाउंड 2 भागों में बढ़ती है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। कम्युलेटिव लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। साथियों इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड, और ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है ये वेल्डिंग में यूज होती है। जो हमारे घर में लोग वेल्डिंग वाले आ जाते हैं, वेल्डिंग मशीन लेके घर चले आते हैं, छोटी सी मशीन होती है, उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज होता है। वो जो मोटर होती है वो डिफरेंशियल कंपाउंड होती है, उसको कहीं भी लेके चल देते हैं। ठीक है,
ये पेपर में आया था क्वेश्चन। कभी कभी पता कैसे आता है कि कंपाउंड मोटर, पता चला वेल्डिंग में कौन सी मोटर यूज होती है, आपको दे दिया कंपाउंड मोटर, तब तो आप कंपाउंड लगा दोगे। अब कंपाउंड मोटरों में सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव, डिफरेंशियल कंपाउंड, तब आप सोचोगे कंपाउंड तो पढ़ा था मैंने, लेकिन कौन वाली कंपाउंड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। सीरीज, शंट, कंपाउंड मोटर 3 मोटरें होती हैं। ये कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल, ये दो दो भागों में बट गई। ठीक है साथियों, टाइम बहुत ओवर हो गया और मैं इसको फिर मतलब आप लोग इसको अच्छे से करो, आगे बढ़ाओ, और किसी भी तरीके की कोई समस्या हो टेलीग्राम ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे इसको डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत वर्किंग वाले भी लड़के हैं जो जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ उतना नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो उतना आसान रहेगा। बाकी मैं सैटरडे को कंप्यूटर की टाइमिंग आप लोग को बता दूंगी, ठीक है, कि कंप्यूटर हमारा किस टाइम पे रहेगा, कंप्यूटर की क्लास। तो हम लोग 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, लेकिन सारे लोग मेरे संग लाइव रहिएगा, लाइव चैट पे रहिएगा, ठीक है। मैं इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उधर कंप्यूटर का अलग क्वेश्चन बना रही हूँ। ठीक है, ओके, जय हिंद साथियों।